नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है दहाड़ का। कुर्सी की लड़ाई अब जीने मरने पर आ गई है। मोदी को हटाने के लिए अब मौत की दुहाई दी जाने लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिज्ञा भी ले ली। जम्मू कश्मीर के कठुआ में कल प्रचार के दौरान खड़गे ने कहा कि मैं जब तक मोदी को हटा ना दूं तब तक मरूंगा नहीं। आखिर ये बात कहने की जरूरत क्यों आन पड़ी? मल्लिकार्जुन खड़गे 83 साल के हैं, बीमार हैं। कल कठुआ में भाषण के दौरान उनकी तबीयत नासाज हुई। डॉक्टर्स ने उपचार किया और उसके बाद खड़गे ने फिर से माइक को थाम लिया। ये कह दिया कि मोदी को हटाने से पहले मैं मरने वाला नहीं। उनके इस बयान से सियासी घमासान मचा है। बीजेपी की तरफ से सामने आए गृहमंत्री अमित शाह, उनके तमाम नेता। अमित शाह ने कहा है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी हम सभी खड़गे जी की लंबी आयु की कामना करते हैं। हम चाहते हैं कि खड़गे साहब कई सालों तक जिंदा रहें और 2047 का विकसित भारत देखें। और इस पर खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखते हुए पलटवार कर दिया है। अमित शाह को अपने काम पर ध्यान देने की नसीहत दे डाली है। राजनीति में विचारधारा की लड़ाई अच्छी है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। सत्ता आती है, जाती रहती है। कई साल तक कांग्रेस ने राज किया, आज कांग्रेस सत्ता से दूर है। मोदी तीसरा टर्म शुरू कर चुके हैं। आज से करीब 5 साल बाद अगला चुनाव भी होगा। अच्छी बात यह कि खड़गे बतौर कांग्रेस अध्यक्ष बीजेपी, मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ बातें कहें, लेकिन जीने मरने की कसम खाने का आखिर मतलब क्या है? बात यहीं तक नहीं है। पिछले कुछ सालों में नेताओं की भाषा बहुत तल्ख हुई है। एक दूसरे पर निजी पहले हमले आम हो चुके हैं। कभी इस जाति को लेकर, कभी धर्म को लेकर, कभी पारिवारिक मसलों को लेकर एक दूसरे को घसीटने का एक चलन सा आ चुका है। सवाल यह उठता है कि क्या सियासत में अब शिष्टाचार का कोई स्थान नहीं? क्या कुर्सी की लालसा इतनी प्रबल हो गई है कि समाज को दिशा दिखाने वाले नेता ही दिशाहीन हो गए हैं? क्या भाषणों से भाषाई मर्यादा लापता हो गई है? आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान और इस पर मचा सियासी घमासान। चाहे कुछ भी हो, मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। धन्यवाद। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वो लंबा जीवन जिए ऐसी भी दुआ करते हैं। वो 100 साल जिए ऐसी भी दुआ करते हैं। लेकिन उनका कहना कि वो मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मोदी को हटा नहीं देता हूँ। तो मैं तो कामना करता हूँ कि वो और लंबा जिए और जब अपने जीवन का 100वां साल पूरा करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उनको गुलदस्ता मिले उनके 100वें जन्मदिन पर, और लंबे काल तक उनको जीवन उनका रहे, ऐसी भी कामना करता हूँ। खड़गे जी थोड़ा बीमार पड़ गए, उनको इलाज करना पड़ा, पर अभी ठीक हो गए हैं। चुनाव प्रचार में आ जाएंगे। बड़े आक्रामक है, बड़े सक्रिय हैं, उनका कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो ये जो हमारे गृह मंत्री को अपने काम पर और थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मणिपुर में ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि खड़गे साहब राहुल गांधी के विरोधी हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी 100 साल बचेंगे और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। खड़गे साहब, आप यही चाह रहे हैं। खड़गे साहब, नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर वास करते रहेंगे। कोई जिंदा रहे, कोई मर जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ सकता है। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो भारत में गरीबों के मसीहा के रूप, हर कोई समाज का कोई सेक्शन आज संतुष्ट नहीं है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए खड़गे जी ने कहा कि मैं उस समय तक नहीं मरूंगा। मतलब उनकी इच्छा है, मरना जीना तो ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन उनकी इच्छा ये है कि जब तक हम इस रिजिम को, मोदी रिजिम को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा नहीं लेंगे तब तक हम मरने वाले नहीं हैं। तो ये एक तरह से उन्होंने एक उनका जो संकल्प है उसको उन्होंने दोहराया। तो आइए जल्दी से सवालों का जिक्र कर लेते हैं और उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। पहला सवाल आज यही है कि क्या निजी हमलों के बगैर राजनीति नहीं हो सकती है? खड़गे के लिए मोदी को हराना जीने मरने का सवाल आखिर क्यों है? भाषाई मर्यादा की सीमा आखिर क्यों नेता लांघते रहे थे और लांघ रहे हैं? कुर्सी के लालसा में सियासी शिष्टाचार क्या खत्म हो चुका है?
राजनीतिक बयानबाजी में निजी हमले कहां तक जायज हैं? मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। राघवेंद्र दुबे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। प्रोफेसर विवेक सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले सवाल के साथ नीरज मिश्रा, आप ही के साथ आते हुए, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया उसके बाद ये सवाल उठने लगा कि आखिर ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई है राजनीति में कि जीने मरने तक की बातें अब मल्लिकार्जुन खड़गे करने लगे हैं। और क्या शिष्टाचार की अब कोई जगह बची नहीं है कि यहां तक आपको कहना पड़ रहा है कि जब तक मोदी नहीं हटेगा तब तक मैं जिंदा रहूंगा? पूर्णिमा जी, शिष्टाचार की बात तो हम लोग 2013-15 अगस्त से शुरू करते हैं अगर, और अब 2024 में क्या हुआ है तो शायद आपको पता चलता कि सत्ता पक्ष के लोग किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम लोग इस भाषाई खेल में ना जाकर हम लोग ये तो समझें कि शब्द कितने ताकतवर होते हैं, क्योंकि एक छोटी हाँ और एक छोटी सी ना आदमी की ज़िंदगी को बदल देती है। खड़गे जी ने क्या कहा है? खड़गे जी ने अपने कार्यकर्ताओं को और जम्मू कश्मीर की जनता को संबोधित करते हुए ये कहा कि ये जो 10-11 साल का जो अन्याय काल है, जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं और आरएसएस की वो सोच है, उसको जब तक मैं उखाड़ कर नहीं फेंकूंगा मैं तब तक लड़ता रहूंगा। और उसमें वो जीने मरने का शब्द इसलिए आया क्योंकि जब आप जंग के मैदान में होते हैं तो जब आपका सेनापति इस तरीके का वॉर क्राई देता है तो आपके कार्यकर्ताओं के अंदर वो ताकत आती है कि आपको आखिरी कदम तक लड़ना होगा। और इस देश की जनता और उस संविधान जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर वो जो कुठाराघात किया जा रहा है उसके प्रति हमें लड़ना होगा। तो इन्होंने तो बिल्कुल ठीक बात कही। अब उसको आप किसी और तरीके से इंटरप्रेट करें उसका कोई बहुत फायदा नहीं है, क्योंकि देश की जनता इस बात को समझती है कि उस संविधान को बचाने के लिए और पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और उसका रिजल्ट जो है अभी 8 तारीख को आपको दिख जाएगा। ठीक है, धनंजय गिरी जी आपके पास आते हुए क्या दिक्कत है? इस तरीके के शब्द, इस तरीके की शब्दावली तो बीजेपी भी इस्तेमाल करती रही है, जिसका जिक्र भी कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे। 2014 या उससे पहले या अभी तक के बयान कई ऐसे उठाकर देख लीजिए जिसको कांग्रेस से बड़ी दिक्कत थी और बहुतों के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के ये कह देने से क्यों ऐसा लगता है कि बहुत अमर्यादित बयान है और इतनी नफरत और डर है मोदी जी के प्रति कांग्रेसियों के अंदर? देखिए पूर्णिमा जी, ऐसा है ना कि मल्लिकार्जुन महादेव का दूसरा नाम है। महादेव गरल पीते हैं और समाज को अमृत प्रदान करते हैं। मल्लिकार्जुन जी को स्वनाम धन्य होना चाहिए, पर ये उल्टी दिशा में चल रहे हैं। इनके मुख से बयानों की जो धारा बह रही है ना, वो निर्मल नहीं बल्कि मिल्लल राजनीति को जन्म देती है। बेहतर होता है कि राहुल गांधी संसद में महादेव की जगह मल्लिकार्जुन जी की फोटो दिखाते। इन्होंने कहा कि जब तक मोदी जी को हटा नहीं दूंगा तब तक मरूंगा नहीं। हम तो कहेंगे मल्लिका जी की सांसें चलती रहे और कांग्रेस सत्ता के लिए आंख हाथ मलती रहे। इस बयान से मृत्यु पर विजय पाने तक का संकेत मिलता है आपको। किसी को यह पता नहीं कि किस पल के लिए है, कुछ पल के लिए, कब तक के लिए है। इतना जीवन क्षण भंगुर है, लेकिन कांग्रेसियों के लिए मोदी भंगुर हो गया है। जागते सोते मोदी नाम केवलम। कांग्रेस अपना कैवल्य मोदी में ही खोजती रहती है। लगे रहे कांग्रेसी लोग, हम ये चाहते हैं कांग्रेसी लगे रहे। मल्लिका जी की सेहत पर उम्र का प्रभाव पड़ता है कि जो बातें ये कह रहे हैं वो किस अवस्था को परिलक्षित करता है, इससे पता चलता है। हम तो चाहेंगे कि हम हर सबके लिए उम्मीद करते हैं कि उनकी सांसें लंबी हो, उनकी आयु लंबी हो, शतायु हो, दीर्घायु हो। और इसी तरह से राहुल गांधी की वेटिंग फॉर पोस्टिंग लगी रहे। कांग्रेस अगर नहीं जड़ हो जाती, अमर नहीं बल्कि रोज मर रही है। इस मृत्यु लोक में मल्लिका जी का ये दावा, तो हम तो चाहेंगे कि उनको दीर्घायु हो, शतायु हो। और जो शब्दों की मर्यादा की आप बात कर रही हैं, अगर राजनीति में शब्दों को उठा करके देखा जाए तो कांग्रेस ने कितनी नीचे जाकर के बातें की है, उसकी मैं वानगी चैनल पर रखना नहीं चाहता। लेकिन अभी जिस विषय है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये कांग्रेस में ये कल्चर जो निकला है, ये मोहब्बत की दुकान के पैकेजिंग में जो नफरत का असली सामान है वो सामने आ रहा है। कांग्रेस का नफरती चेहरा जिस पर मोहब्बत की लेबल और पैकेजिंग चल रही थी वो सामने आ गया। आपको छोड़कर एक दिन सबको जाना है, सदा जिंदा कोई नहीं रहेगा, ना मोदी जी रहेंगे, ना आप रहेंगे, ना हम रहेंगे। लेकिन ये दावा करना
हम तो चाहेंगे कि वो बहुत सतायु हो, दीर्घायु हो, और जैसा हमारे एक राष्ट्रीय नेता ने कहा, एक मंत्री ने, कि सैकड़ों साल जिए, क्योंकि मोदी जी की कीर्तियां ता-कयामत रहेंगी। जिस कश्मीर में खड़ा होकर के कह रहे हैं ये बात, वो कश्मीर ता-कयामत नरेंद्र मोदी जी के सामने कसीदे गढ़ता रहेगा, क्योंकि उसके माता के मुकुट मणि से धारा 370 की कालिक और 35A का कलंक जिस नरेंद्र मोदी ने धोया है, वो कश्मीर भी ता-कयामत मोदी जी के गुण ठीक गाएगा। है, एक काउंटर जल्दी से नीरज जी से लेना चाहती हूँ, क्योंकि नीरज जी देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, और ऐसा नहीं है कि आपकी भी तो एक लंबे समय तक की सरकार रही है, 2014 में आप नहीं जीते। लोकतंत्र में ऐसा ही होता है कि कभी एक पार्टी की सरकार होती है, कभी उसको जनता हटा देती है, दूसरे को बैठा देती है। 2019 में भी आपने बहुत कोशिश की, 2024 में भी आपने कोशिश की, आप 2029 में मैं कह देती हूं कि चलिए आप एक बार को जीत भी जाएंगे, और मैं मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को आगे बढ़ाती हूं, मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक नरेंद्र मोदी को सत्ता से नहीं हटा देता। 2029 में आप जीत गए तो पूर्णिमा जी, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है ही जो आप बता रही हैं कि हर 5 साल में अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जाना होता है। पर प्रधानमंत्री जी का रिपोर्ट कार्ड है क्या, मुझे बताइए। जम्मू कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया, और उसकी लड़ाई आज हम जब लड़ रहे हैं, और सिर्फ इसलिए धनंजय गिरी जी शायद इस बात का मजाक बना रहे होंगे क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दलित परिवार से आते हैं। ये जो बार बार घुमा फिरा कर जो बात कह रहे हैं, वो आप देश रिपोर्ट के कार्ड जो पर सबसे चले बड़े गए, दलित आप रिपोर्ट नेता कार्ड पर हैं, चले उनके गए, बारे में कुछ आप सीधा रिपोर्ट कह कार्ड पर दीजिए गए। ना। अगर आप इतना ही जिस रिपोर्ट तरीके से कार्ड खराब घुमाना चाह होता, रहे हैं, सुनिए वो तो बात नहीं चलेगी। अगर रिपोर्ट कार्ड खराब होता तो आपने 2019 में भी कोशिश की ना, क्या हुआ? जनता को आप बेवकूफ थोड़ी कह रहे होंगे, मैं ऐसा मान के चलती हूँ। 2024 में भी रिपोर्ट कार्ड खराब होता तो आप जनता को बेवकूफ थोड़ी कह रहे हैं, मैं ऐसा मान के चलती हूँ। तो अगर आप रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं तो आपके हो सकता है कि पिछले सालों का रिपोर्ट कार्ड इतना खराब था कि जनता ने आपको ना 2014 में स्वीकारा, ना 2019 में स्वीकारा, ना 2024 में स्वीकारा। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। फिर आती हूं धनंजय। मैं भी ये मानकर चल रहा हूं कि वो कई सारे जो कॉरपोरेट बैक न्यूज चैनल्स हैं जिन्होंने 2014 से 24 तक इस देश के अंदर भ्रम फैलाया, उसमें पूर्णिमा मिश्रा और भारत 24 नहीं आता होगा, क्योंकि वो जो भ्रम जाल पिछले 10 साल में फैलाया वो इस बार कम हो गया था। इसीलिए तो मुसलमान और मंगलसूत्र और छीनने की बात कर रहे थे ये लोग। सिर्फ इस देश के अंदर अगर ईमानदारी से पत्रकारों ने बात सामने रखने का मौका भी दिया होता, मैं भारत 24 की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी वो भ्रम फैलाने वाले चैनलों ने, तो आपको दिख जाता कि नरेंद्र मोदी जी का जो रिपोर्ट कार्ड है वो इस आजाद भारत के इतिहास जल्दी से धनंजय जी इसका जवाब देंगे, क्योंकि इनके हिसाब से देश के न्यूज चैनल्स ने उनकी इन बातों को नहीं रखा। जब ये कहते थे कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो आप संविधान खत्म कर देंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की न्याय यात्रा जर्नलिस्ट ने कवर ही नहीं की। इनके हिसाब से अगर की होती तो 2024 में इनकी सरकार आ जाती। धनंजय जी जवाब देंगे जल्दी से, फिर बाकी मेहमानों के पास जाओ। पूर्णिमा जी 2-3 बातें ध्यान देने वाली है, 2-3 बातों पर गौर करिए। जो ये दलित की बात कह रहे हैं, आप बताइए जम्मू कश्मीर में 75 साल तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए गए संविधान से वाल्मीकि को, गुजर को, बकरवार को व SC/ST को आरक्षण का लाभ नहीं मिला। लेकिन कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि नहीं उनको मिलना चाहिए। जब धारा 370-35 से हटाए तब जाके दलितों को आरक्षण मिला है, तब जाके बाबा साहब के संविधान की ताकत से वहां मिला है। AMU में दलितों का आरक्षण खत्म हुआ, कांग्रेस मौन। जामिया मिलिया में खत्म हुआ, कांग्रेस का आरक्षण मौन। कांग्रेस के दिल में दलित नहीं है। दलितों के प्रति कितना द्वेष है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति कितना द्वेष था। दूसरी बात, ये मीडिया की बात कर रहे हैं, मीडिया को डॉक्टर मंजरू सुल्तानपुरी ने पंडित नेहरू को सिर्फ लिखा था हिटलर का चेला। 19 महीने की जेल करके आए थे। इस देश के सारे मीडिया हाउसेस को बंद करने वाली आदरणीय इंदिरा गांधी जी वे सबको बंद कर दी थी। और आपके चैनल पर कहेंगे कि नहीं, आप तो लगता है कि नहीं है, सब जगह यही गाना गाते हैं। कांग्रेस के कुछ टेप रिकॉर्ड है, एक ही बात बजानी है, दूसरी बात। लेकिन मेरा कुल मिलाकर लब्बो लबाब आप दोनों लोगों से सवाल को लेकर सिर्फ इतना ही था कि भाई मरने मारने की बात आखिर कहां से आ जाती है। आप लड़िए ना, मुद्दों पर लड़िए। चुनाव किसने मना किया? आप नैरेटिव सेट करते हैं वो भी करिए। राघवेंद्र दुबे जी आपका टेक मैं चाहूंगी, क्या बिना इस तरीके की भाषा की मर्यादा को लांघने के बाद
सियासत नहीं हो सकती क्या? इसके बगैर आपकी सियासत नहीं चमक सकती, आप वोट बैंक नहीं जुटा सकते, आप कोई एक सिंपैथी फैक्टर जनता के बीच में पाने की कोशिश नहीं करेंगे। जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि मैं इनको हरा नहीं देता तब तक मैं जिंदा रहूंगा। देखिए, मुझे लगता है कि जो जहाँ तक भाषाई मर्यादा की बात है, चाहे वो भाषा वेदता हो, व्याकरण वेदता हो, वो ये बता देंगे इसमें भाषा की मर्यादा टूटी कहाँ। उन्होंने तो ये कहा कि मैं मोदी जी को जब तक हटा नहीं दूंगा तब तक मैं जिंदा रहूंगा। तो ये इसमें कोई किसी पे कटाक्ष नहीं हो, किसी भी तरीके का कोई प्रहार नहीं। हरा दिया तो फिर राघवेंद्र जी, हरा दिया तो हरा दिया, 29 में हरा दिया मान के चलिए। देखिए फिर ये सबका कोई भी है, अगर मैंने कोई क्यों पूछा राघवेंद्र जी मैं ऐड ऑन कर देती हूँ। मैंने ये क्यों पूछा? मैंने इसलिए पूछा आपसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कुछ भी कहा उन्होंने तो अपने लिए लेकर बोला ना। हम सब कहते हैं कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी अभी जिम्मेदारी एक ली है, लंबे समय तक जिम्मेदारी संभाले, उनकी तबीयत बिगड़ती है तो प्रधानमंत्री उनको फोन करके उनकी तबीयत का हालचाल पूछते हैं। शिष्टाचार की एक ये भी तो तस्वीर है। बिल्कुल 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 होती है, शिष्टाचार की ये तस्वीर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बयान में कोई इसी तरीके की है जिसपे इस तरीके का कोई विवाद पैदा किया हुआ। अगर आप देखें प्रधानमंत्री जी की भाषा क्या कहते थे, मनमोहन सिंह को मनमोहन बोलते थे, यही बोलते थे। तब भाषा की मर्यादा कहाँ गई थी? जब कहते थे प्रधानमंत्री को रेनकोट का पहन करके नहाते हैं, तब भाषा की मर्यादा कहाँ गई थी? जब ये रेणुका जी को बोलते हैं, कांग्रेस की रेणुका जी क्या बोलते हैं कि ये हम बहुत समय बाद ऐसी हंसी हमने सुनी है। पार्लियामेंट में बोलते हैं, लोकसभा में एक रामायण के पात्र के सुपनेखा से उनकी अगर तुलना कर देते हैं। अगर जब आप भाषा की मर्यादा लगातार अगर तोड़ेंगे, अगर प्रधानमंत्री रहते हुए, तो ये लागू तो आप पे भी हो रहा है, क्योंकि जो मर्यादा है वो सबके लिए बराबर। बिल्कुल ये अटल बिहारी वाजपेयी वाली मर्यादा नहीं है, वो वाली सरकार नहीं है जहां अटल जी मैं उनका आज भी। आप ये कह रहे हैं इट्स अ न्यू नॉर्मल, मतलब ये न्यू नॉर्मल है, ये सियासत में ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं, आज कोई मरने मारने की बात करेगा, कल को कोई मरने मारने की बात करेगा। बीजेपी के लोगों की अगर आप भाषा देख लेंगे, मैं तो सबकी देखती हूँ साहब, जो मैं सबकी देखती हूँ। बताइए मैं किसकी नहीं देखती? समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस से लेकर बीजेपी से लेकर बाकी तमाम पार्टी की भाषा की मर्यादा हम लोग तो रोज इस पर चर्चा। बात मरने मारने तक की है, आप समझिए, आप समझिए निजी हमले कहाँ तक जा रहे हैं आप ये देखिए। आप किसी की जाति को लेकर कभी सवाल उठाते हैं, कभी किसी को इटली वाली बता देते हैं, मुझे सब बयान पता है। लेकिन मैं कह रही हूं मरने मारने तक की बात का आपको नहीं लगता कि एक और स्टेप आगे जाके आपने उस लाइन को क्रॉस कर दिया? मैं इसीलिए आपसे पूछना चाहती थी। ठीक है, हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि बात उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने किसी को मारने को थोड़ी कहा, उन्होंने ये कहा कि मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक उनको कुर्सी से नहीं हटा दूंगा। और कोई भी राजनीतिक दल कहेगा कि ये तो नहीं कि वो कहते हैं मेरी तरह ये आप भी चाहते हैं ना कि वो तो हमेशा रहे, कुर्सी से हटा दे तब भी रहे, बिल्कुल रहे ना कुर्सी से। बस मैं यही कहना चाहती थी आपसे, बस यही कहना चाहती थी मैं। जल्दी से विवेक जी एक प्रतिक्रिया आपसे लेते हुए फिर कौशिक जी आपके पास आती हूँ। प्रोफेसर विवेक सिंह, फिर से वही बात कि भाषाई मर्यादा को आखिर लांघते लांघते मरने मारने तक की बात, सियासत में क्या इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है क्या? और क्यों आपको लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को यह कहने की नौबत आन पड़ी मन से कि मैं जब तक मोदी को नहीं हटा लेता तब तक तो मैं जिंदा रहूंगा ही? जी जी, पूर्णिमा जी नमस्कार। देखिए मैं 2 मिनट केवल लूंगा। देखिए एक संस्कृत का श्लोक है, उसका एक अंश है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो यहीं पे ये एप्लीकेबल बिल्कुल हो रहा है। देखिए खड़गे जी के बयान जो है मैं उसको दुर्भाग्यपूर्ण भी मानता हूँ और चिंताजनक मानता हूँ। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक मैं इसलिए मानता हूँ, देखिए डर और उन्माद दो ही परिस्थिति में हम अपना आपा खोते हैं, तो डर हो या उन्माद हो दोनों खतरनाक होता है। और इस समय मुझे कांग्रेस और खड़गे जी के डर का उन्माद दिख रहा है। अब देखिए कश्मीर में जो है असेंबली इलेक्शन है, कोई वहां प्रधानमंत्री का लोकसभा का इलेक्शन तो हो नहीं रहा है जो वहां पे आप इस तरीके के बयान दे रहे हैं, तो इसके पीछे का आपको देखना होगा कि आपकी मंशा क्या है। लेकिन रही बात आपने मर्यादा की बात कही, तो मर्यादित आचरण करना चाहिए। और आज के समाज में यह ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप जो है एक पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हैं और दुनिया की आप बोलते हो सबसे पुरानी पार्टी में से एक पार्टी है, और अगर आप उसको प्रतिनिधित्व करते हुए अगर आप इस तरीके की बयानबाजी करेंगे जो कि शर्मनाक है, जो कि अमर्यादित है, जो कि बिल्कुल अनुचित है, इसका कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो है चुनावी आपको नुकसान हो सकता है। एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि जो हमारे देश की संस्कृति क्या है, हम तो हरदम मानते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम तो मानते हैं ना खड़गे भवन्तु सुखिनः, खड़गे सन्तु निरामया। और रही बात अगर आप भविष्य वक्ता नहीं है, आप भविष्यवाणी कैसे कर रहे हैं? देखिए हमारे यहाँ तो है कि हानि लाभ जीवन वर्ण यश अपयश
विधि हाथ, तो या तो विधि के हाथ में है। और रही बात जो आपने यहाँ बयानबाजी दिया है, इस ये दिखाता है कि आप कितने, आप देखिए आपके इस रिस्पेक्ट करता हूँ, आप जो है एक बड़े पद पे है और आपकी एक उम्र है, और उसका लिहाज करते हुए कहता हूँ बहुत अपरिपक्व बयान है, और इस तरीके के बयान से इनकी अपनी जो है छीछा लेकर होगी। मैं 10 मिनट 10 सेकंड में और लूंगा। देखिए अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने, बहुत मैं इसको गंभीर मानता हूँ और बहुत निंदाजनक मानता हूँ कि कांग्रेस के जो एक साथी हैं, उन्होंने खड़गे जी ने तो बयान उल्टा दिया है, आपके चैनल पे एक प्रवक्ता ने भी उल्टा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक बार बीजेपी जीती, 2 बार जीती, 3 बार जीती, और लगातार 11 साल से आप बोल रहे हो कि डर का और अन्याय का शासन है। अरे आप जो है 150 करोड़ जो देश की जनता है, उसको आप क्या कह रहे हो? क्या आप उसकी समझ पे आप सवाल उठा रहे हैं? इस तरीके की अगर आपकी मानसिकता है, कांग्रेस के प्रवक्ता हो या कांग्रेस के अध्यक्ष की अगर इस तरीके की मानसिकता है, अगर आप ऐसे सोचते हो, आप 1 बार जीता, 2 बार जीता, 3 बार जीता, लगातार 11 साल से जो है राजनीति जो है जिसको एक्सेप्टेंस मिली है, इसको जनता स्वीकार कर रही, आप उसके आप मंशा पे सवाल उठा रहे हो, आप उसके बुद्धि पे जो सवाल उठा रहे हो। ठीक है, नीरज जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले संजीव कौशिक जी आपके पास, फिर धनंजय जी आपके पास भी आऊंगी। संजीव कौशिक जी, यहीं से बात करती हूँ। जो विवेक जी कह रहे हैं कि आपको लगता है बहुत इमेच्योर बयान मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से दिया गया है, और इसके मायने जरा समझाइए ना कि आखिर क्यों? क्या एक सिंपैथी फीलिंग क्रिएट करने की एक कोशिश है कि भाई आप मौत की दुहाई दे रहे हैं, अचानक से कह रहे हैं कि मैं जब तक हटाऊंगा नहीं मैं तब तक जिंदा रहूंगा? तो आप जनता के बीच क्या माइंडसेट लाना चाह रहे हैं? कोई सिंपैथी फैक्टर है जिसको बुनाना चाहते हैं ताकि चुनावों में फायदा मिल जाए? लेकिन बहुत ही ऊंची बात नहीं है। पूर्णिमा, इसी चैनल पर बैठ करके हम लोग बात कर रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की भाषाई मर्यादा गिरती हुई दिखाई दे रही है और मरने मारने की बात हो रही है। उसी पर बात करते हुए हमारे साथी मित्र ने अभी उन्हीं को उन्मादी बता दिया। अब किस मर्यादा की बात करें हम, और किस भाषा की बात करें, और कहाँ गिरती हुई भाषा के बारे में हम बात करें? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि क्या वाकई मल्लिकार्जुन खड़गे खुद के मरने की बात कर रहे थे या देश के प्रधानमंत्री को मारने की बात कर रहे थे? किसको ये बात समझ में नहीं आई? देश के गृह मंत्री तक इस पर स्टेटमेंट दे रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव चल रहा है, एक चुनावी भाषण में इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती है। दोनों जो है अब बोलने दीजिए, आप बोलिएगा, मौका आपको भी मिलेगा। चुनाव चल रहा है, 10 साल हो गए जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हुए, 10 साल हो गए, और 5 साल हो गए धारा 370 हटाए हुए। 5 साल के बाद में ये मौका मिला है चुनावी, जो है ठीक नहीं है। ठीक है विवेक जी रुकिए। 5 साल हो गए जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए, धारा 370 हटाने के बाद में 10 साल लगे हैं आपको दोबारा चुनाव कराने में जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर की जनता आज आपसे सवाल पूछ रही है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद में जिस तरह के जश्न का माहौल पूरे हिंदुस्तान में दिखाया गया, आज जम्मू कश्मीर के लोग पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से कि आप जो पूरे हिंदुस्तान में जश्न का माहौल बता रहे थे, आप बताइए कि जम्मू कश्मीर में कितना जश्न का माहौल आप दिखा पा रहे हैं। सवाल तो पूछा जाएगा ना, सवाल यह पूछा जाएगा कि 10 सालों से अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है, वहां पे स्थितियां बेहतर क्यों नहीं हुई है जो आप दावा कर रहे हैं? जो दावा आप हरियाणा में कर रहे हैं वो दावे पूरा हरियाणा में होते हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? सिर्फ सवाल यह है कि मूल मुद्दों से भाग करके देश के गृह मंत्री से लेकर के कांग्रेस पार्टी यदि ये बात कहती है कि देश के गृह मंत्री को मणिपुर नहीं दिखाई देता है, देश के गृह मंत्री को बेरोजगारों की बात नहीं दिखाई देती है, नौजवानों की बात नहीं दिखाई देती है, किसानों की बात नहीं दिखाई देती है आपको, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा कीजिए। देश के वित्त मंत्री पर अदालती हस्तक्षेप के बाद में एफआईआर दर्ज होने की बात कर रही है, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। आज ही सुप्रीम कोर्ट में ये चर्चा चली है कि किस तरह से एक झूठ फैला करके पूरे हिंदुस्तान में लड्डू के बारे में झूठ फैला करके किस तरह से विपक्षी पार्टियों को घेरा गया, उसके बारे में चर्चा नहीं होनी। डाइवर्ट मत होइए संजय जी, डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं, डाइवर्ट मत, वही तो डाइवर्ट कर रहे हैं, वो मूल मुद्दे से तो वही भाग रहे हैं। डाइवर्ट मत, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, पूरे हिंदुस्तान को बरगलाया जा रहा है महत्वपूर्ण मुद्दे से। चर्चा कर रहे हैं उस पर कर लीजिए। जिस दिन हम प्रसादम पे चर्चा कर रहे थे, आप उस दिन जुड़ते तो आप उस पर चर्चा हम नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चुटभैया नेता और देश के प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट के बारे में बात की कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते हैं, आप हमको बोलने जब कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते हैं कि हम 2000 मैं ये कह रहा हूं कि आप चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के तमाम स्टेटमेंट को मैं यहां पे कोट करूं, के फैसले पर सवाल उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के छुटभैया धनंजय जी अनम्यूट करेंगे आप, तब आपकी बात सुनाई देगी। भाषाई मर्यादा उन लोगों ने गिराया है उसके बारे में बात करूं। धनंजय जी अनम्यूट करेंगे तब सड़क छाप लोग नहीं तय करेंगे कि नहीं, सड़क छाप जैसे शब्दों का इस्तेमाल धनंजय जी नहीं करेंगे आप। ये सड़क छाप लोग नहीं तय धनंजय जी सड़क छाप जैसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। धनंजय जी इसी मुद्दे पर काउंटर रखिए ना आप, आपको किसने रोका? ठीक है, पार्टी का कौन सा नेता क्या है, ये लोग ये बोलने वाले होते कौन है?
नहीं नहीं, कोई नहीं, देश की जनता तय करेगी ना, और देश की जनता तय कर रही है। नहीं तो देश की जनता ने जब 3 साल से तय किया तब उसकी बात क्यों नहीं करते कौशिक जी? आपके साथ क्या कर रही है? कौशिक जी, जब 3 बार से जनता तय कर रही है उस पर क्यों नहीं कहते? अभी यही तो मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता को कहा कि आप जनता को बेवकूफ बता रहे हैं क्या? नहीं लगता है कि जो भारतीय भाई 2014, 2019, 2024 तीसरी बार इन्होंने सरकार बना ली। अगर इतनी ही बुरी हालत होती तो आपका संविधान खत्म कर देने का नैरेटिव काम नहीं आता, ये बताइए आप मुझे। और संविधान खत्म हो गया क्या इनकी सरकार बनने के साथ फिर से? पूर्णिमा, मैं इन्होंने कहा था ना ये, जनता पार्टी को तो झूठ, तो फिर झूठ क्या है? लोगों ने कैसे पर कतरे हैं? झूठ क्या है फिर झूठ क्या है ना कौशिक साहब? फिर एक नैरेटिव उन्होंने चलाया, क्या हुआ? बोलिए धनंजय जी। मैं कह रहा हूं कि देश की जनता आंख खोल के, कान खोल के देख रही है और प्रतिक्रिया भी दे रही है। ठीक है धनंजय पर जी, भी कतर रही है, इनको एहसास नहीं हो पा रहा है। ठीक है धनंजय जी जवाब देंगे, फिर नीरज जी आपके पास आती हूँ। पूर्णिमा जी, अगर कांग्रेस बोले तो बोले, जो 3 में ना 13 में वो भी कूद रहे हैं अंधेरे में, न 3 में है न 13 में। अरे हम तीसरी बार सरकार में है, चौथी बार भी आएंगे और बड़ी खड़ के सताए होंगे, हम लगातार आएंगे, बार बार आएंगे। दूसरा जो अभी आप दिखा रही थी, दूसरी बात कि ऐसे छद्म सेकुलर और छद्म बुद्धिजीवियों से राष्ट्र को बहुत खतरा है, जिन्होंने 70 साल तक देश में धारा 370 रहा, इस देश में 2 से 2 झंडे लगे रहे, मुंह से आवाज नहीं निकलती है। रकीब चलीब कलीब हुआ, किसी दिन बोले हो उस पर तो बोल दीजिए, लेकिन किसी का कल्याण हुआ हो तो बताइए ना। और हम तो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता का कल्याण हो, उन कश्मीरी पंडितों का कल्याण होता हुआ देखिए, हम चाहते हैं ना, हमारी दिली ख्वाहिश है। बताइए कितने लोगों को ले जाके बसा दिया, बताइए बाहर से कितने लोग चले गए वहां पे, बताइए कि वहां की स्थिति कितनी बेहतर हो गई। संगीनों के साए में लोग वहां पे जी रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सब कुछ बेहतर है। जम्मू कश्मीर की जनता आपको समझाएगी, आपको समझ में नहीं आ रहा है। 370 की वापसी के बाद जम्मू कश्मीर की जनता का कल्याण होगा ना, कौशिक जी यही कह रहे हैं ना? नीरज जी अपना जवाब रखेंगे? आती हूँ धनंजय जी फिर। पूर्णिमा जी देखिए, वैसे तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों का धुर विरोधी हूँ, लेकिन आज मुझे उनके लिए चिंता हो रही है, क्योंकि पैनल पर एक संघ के विचारक हैं जो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है और नरेंद्र मोदी से क्यों पूछा जा रहा है। अरे भाई साहब, जम्मू कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा किसने छीना? इन्हीं प्रधानमंत्री जी का कारनामा है ना। तो जिसने वो गुनाह किया उससे तो सवाल पूछे जाएंगे ना। और ये भ्रम फैलाना और बंद कर दीजिए कि इस देश की 150 करोड़ या 140 करोड़ जो भी आंकड़ा होगा, क्योंकि जनसंख्या का ना तो आप सेंसस करा पाए ना जाति का करा पाए, बाकी तो कुछ कर नहीं पाएंगे। जो भी हमारी जनसंख्या है उसमें से लगभग 67% लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ वोट किया है। तो नरेंद्र मोदी जी सर्वमान्य नेता नहीं है, इस बात को आप गांठ मार लीजिएगा। और उनका रिपोर्ट कार्ड बार बार मैं आपको बताता हूं, कुछ तो संजीव भाई ने बताया कि आपको पता होना चाहिए इस देश का चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, इस देश का अन्नदाता हो, हर व्यक्ति इनसे परेशान है। सिर्फ वो थोड़ी सी कसर 24 में रही थी, जो कसर पूरी हो जाएगी। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ वो शायद 26 में हो जाए, राहुल गांधी तो बड़े अच्छे नेता है ना फिर तो आपके लिए नीरज जी। राहुल गांधी, अगर नरेंद्र मोदी इतने खराब नेता है तो राहुल गांधी अच्छे नेता हुए, अच्छे नेता हुए, फिर भी अच्छे नेता को भी जनता बार बार रिजेक्ट कर दे रही। मुझे लगता है, हाँ पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए जितने अच्छे नेता हैं, हाँ। वो आपकी पत्रकार बिरादरी के लिए भी अच्छे हैं, हाँ। क्योंकि जब आप लोगों को गाय भैंस की तरह पार्लियामेंट में बंद कर दिया था एक डब्बे के अंदर, तो और सरकार सुध नहीं ले रही, मेरी बात, स्पीकर साहब आप लोगों से बात बंद नहीं कर दिया था, फिर आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। आपको लगता है साहब कि किसी में इतनी ताकत है कि पत्रकार को गाय भैंस की तरह कहीं बंद कर दे? हाँ, आप इमरजेंसी का दौर फिर याद कर लीजिए, फिर मैं इमरजेंसी के पन्ने पलटने शुरू करूंगी तो बताऊंगी कि कहां भर दिया था पत्रकारों को। नहीं साहब, वापस लीजिए इस बात को, वापस लीजिए पहले अपने शब्द को। नहीं सुनूंगी नीरज जी, नहीं सुनूंगी, नहीं सुनूंगी, नहीं सुनूंगी, बिल्कुल नहीं सुनूंगी। गाय भैंस की तरह बंद कर दिया था। हाउ डेयर यू, पार्टी मत हाउ डेयर यू,
सुनिए नहीं, हाउ डेयर यू, आप पत्रकार बिरादरी पर बात करेंगे और आपको लगता है कि मैं मुंह बंद करके बैठूंगी यहाँ पर? सुनिए गाय भैंस की तरह बिल्कुल करेंगे। कौन बंद कर सकता है? आप क्या इस देश के संविधान से ऊपर है क्या? कौन बंद कर सकता है? आप इस देश के संविधान से ऊपर है? आपको इस देश के लोकसभा स्पीकर ने किया। और सही बात है, आप इसी भाषा को डिफेंड करने के लिए बैठे हैं। चले जाइए पार्लियामेंट के भाषा कहाँ से आ रही है पता लग रहा है, के बक्से के अंदर जब आपको बंद कर दिया जाएगा, पूछ लीजिएगा स्पीकर साहब से, वो हिम्मत नहीं होगी। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि भाषा की मर्यादा अगर दूसरे को रखने का ज्ञान देते हैं, मणिपुर तो स्वयं पर भी रखिए। नेशनल टेलीविजन पर है, सभ्यता रखिए थोड़ी सी, और शब्दों का चुनाव ठीक तरीके से करिए। नहीं सर, नहीं सर, आई एम नॉट टेकिंग इट, नो नो आई एम नॉट टेकिंग, नहीं बिल्कुल नहीं लूंगी नीरज जी। सुनिए, गाय भैंस की तरह पत्रकारों को बंद कर दिया गया, फिर जरा इमरजेंसी का दौर याद कर लीजिए, इमरजेंसी का दौर याद कर लीजिए, इमरजेंसी का दौर याद करिए, क्या किया था तब पत्रकारों के साथ, बताइए हमारी बात। इमरजेंसी का दौर बताइए क्या किया था पत्रकारों के साथ, इमरजेंसी के समय बताइए क्या किया था, इमरजेंसी के समय बताइए ना साहब क्या किया था। नहीं बात करेंगे आप उसकी, आप उस समय की बात नहीं करेंगे, नहीं जरूरत नहीं, सबको पता है कि क्या किया था कांग्रेस की सरकार ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने तब। प्लीज सर सुनिए ना, सुनने की हिम्मत नहीं है। मैं बार बार इसीलिए तो कहता हूँ, ये जो कॉर्पोरेट के चंदे पर चलने वाली जो न्यूज चैनल्स है ना, इनसे आप क्या उम्मीद करेंगे मुझे बताइए। पूर्णिमा, आपका टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है, पूर्णिमा आपका टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये काम करने के लिए मेहनताना दिया जाता है। पूर्णिमा, आपका समय बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको इस काम के लिए नहीं लूंगी उसको, मैं नहीं लूंगी, हमारा समय इम्पोर्टेंट है। मैं नहीं लूंगी। विवेक जी आप जवाब देना चाह रहे थे, विवेक जी आप नीरज जी की बात का जवाब देना चाह रहे थे, जल्दी से रखेंगे, फिर उसके बाद क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर सवाल उठाया। देखिए पूर्णिमा जी, रखेंगे सर समय, क्योंकि अब कम है थोड़ा। अब आप सुन लीजिए, आपके ज्ञान मैंने देख लिया कितना आप ज्ञानी, अब आप जरा सुन लीजिए। पहली बात उन्होंने कहा कि जो है इस देश में कितने लोग हैं, 150 करोड़ 150 करोड़ जो भी लोग हैं, तो आप मुझे बताइए, आपने कहा ना कि सर्वमान्य नेता इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, तो मुझे बताइए कि दुनिया के इतिहास में आज तक, क्योंकि मुझे पता है आपको कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन दुनिया के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में ऐसा कब हुआ है जब किसी नेता को 100% वोट मिल गया हो? ऐसा दुनिया में कोई पार्टी है, ऐसा दुनिया में कोई नेता है? तो आप किस बेस पे करें? क्या हम राहुल गांधी को मान लें, जो कि आपको पता भी नहीं होगा कितने परसेंट उनको इस बार लोकसभा इलेक्शन में जो हमको वोट मिला था? तो आप जरा जो बोलते हैं ना उसके पहले सोचा करिए कि आप क्या बोल रहे हैं। एक्सेप्टेड नेता है और इसीलिए प्रधानमंत्री बनी है। रही बात दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई नहीं है कि जो सर मान लेता। 10 सेकंड और अभी इन्होंने कहा था एक बार कि पूर्ण राज कश्मीर था। आपको यहाँ पे कोई ज्ञान नहीं है, आपको पूर्ण राज का मतलब समझ में आता है? अगर पूर्ण राज है तो उसको स्पेशल पावर क्यों मिले थे? रही बात आपके पास कश्मीर से कौन सा डेटा आया है? कश्मीर में 370 हट गया, उसके बाद कश्मीर के जनता नाखुश है, आपने कब सर्वे किया? कौन सा डेटा आया है? ठीक है, इसका जवाब कौशिक जी देंगे। ये कौशिक जी की तरफ से रेस किया गया था। धनंजय जी आपका काउंटर लेने से पहले एक बार राघवेंद्र जी के पास जाने दीजिए मुझे, उनके पास मैं एक ही सवाल के लिए जा पाई हूँ। राघवेंद्र जी, मैं इसी चीज की बात कर रही थी, गाय भैंस और पता नहीं क्या क्या, फिर उसके बाद सब चाहते हैं कि पूरा समय भी मिले इनकी सारी बातों को, चाहे वो कितनी भी लो लेवल की हो, दोयम दर्जे की हो, उसको भी एंटरटेन किया जाए। मतलब ऐसे तो नहीं होता है ना राघवेंद्र जी? देखिए कई बार होता कि कोई भी हो, राजनीतिक व्यक्ति हो, उसको भाषाई मर्यादा बिल्कुल रखनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, भाषाई मर्यादा के पार नहीं जाना है, चाहे वो पत्रकार हो, सब पे लागू होता है। लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ, अभी जम्मू कश्मीर की ये बात कर रहे थे, जम्मू कश्मीर में ये बताइए, महबूबा मुफ्ती के साथ जो आतंकियों को भी अपना हिमायती बताती थी, उनके साथ आप गठबंधन कर लेते, 3.5 साल सरकार चलाते हैं, तब आपका राष्ट्रवाद कहाँ चला गया था? आपने 7,000 पत्थरबाजों के क्या नाम केस वापस कर लिए, तब आपका राष्ट्रवाद कहाँ चला गया था? मतलब जब आपकी सुविधा, उन्हीं 2 झंडों के बीच आप बैठे हैं, उसी सरकार में बैठे महबूबा मुफ्ती के भी, तब आपका राष्ट्रवाद कहां चला गया था? तो आप दोहरी बात क्यों करते हैं? जहां पर जरूरत है वहां पर तो आप मिल जाते हैं, और जहां जरूरत नहीं है तो कहने लगते भैया वो तो आतंकवादी हैं। तो आतंकियों की हिमायत करने वाले के साथ आपने सरकार कैसे बना ली? और जहां तक भाषाई मर्यादा की बात है, 80-20 का भी नारा चला, अली बजरंगबली का भी नारा चला। आप चाहते 370 वापस आए कश्मीर में? देखिए मैं 370 वापस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात ये कर रहा हूँ कि इनकी नीयत क्या है। बात पूछी मैंने, नीयत है, एक बात ये है कि आप 370 चाहते हैं वापस आए, नहीं चाहते या नहीं चाहते? अरे पहले सुन तो लीजिए, ये कोई मैं ये कह रहा हूँ 370 वापस, लेकिन 370 लागू तो हो। अगर 26 हमले अगर हो गए अभी तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री थे और हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, तो उसका क्या फायदा हुआ? कश्मीरी पंडित, ठीक है आपके साथी है वापस, कश्मीरी पंडित, ठीक है आपके साथी
है, वो तो कश्मीरी अलायंस कर पंडितों चुके हैं को जिसके बचाने साथ के जो लिए क्या 370 सरकार वापस कर रही लाना है? चाहता है। आप तो ठीक तो डंडा पीटते है, रहिए। आपके हिसाब से फिर सेम है। आप जो सोचते हैं, जो नीरज जी सोचते हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सोचती है 370 को लेके, फिर तो बराबर ही है। धनंजय जी जल्दी से जवाब देंगे, फिर कौशिक जी आपके पास। नीरज जी कोशिश करूंगी एक कॉमेंट आपसे भी ले पाऊं। धनंजय जी। पूर्णिमा जी, सबसे पहले मैं घोर विरोध दर्ज करता हूं जो हमारे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बातें कही। बिल्कुल ये कांग्रेस की हिटलर शाही मानसिकता और शब्दों की गिरी हुई गरिमा का प्रतीक है। जिस तरह से नेहरू जी ने हिटलर का चेला कहने पर मजरूर सुल्तानपुरी को 19 महीने जेल रखा, कांग्रेस ने 2 साल कई पत्रकारों को जेल रखा, और वही भाषा वही मानसिकता चल रही। दूसरी बात, विषय पे आते हैं। जो भाई साहब बात कह रहे हैं, आप बताइए कांग्रेस को कितनी सीटें मिली 2004 में? 149, 149 सरकार बनी कांग्रेस की, मेजर 5 साल सरकार चली। 2009 206 सीटें, आज हमारे 234 है, तो कह रहे हैं कि घट रहा है, कहां जा रहे हैं? अरे कुछ तो डाटा, कुछ तो पढ़ के आए कि और छद्म बुद्धिजीवी और छद्म सेकुलर, ये दो बहुत बड़ी समस्याएं देश की। छद्म बुद्धिजीवी का आप देखिए, वो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई धारा 370 हट गया, 35 से हट गया, भारत माता के मुकुटमणि से काली खटी है, वो ये कह रहे हैं जल्दी कि से मेरे उसके बाद पास, क्या हुआ? ठीक है, मेरे भाई पास पहले अंतिम तो का बताओ धनंजय जी, दूसरे 1 मिनट है। एक कौशिक जी 30 सेकंड का टाइमर रखेंगे कौशिक जी के लिए जल्दी से, फिर उसके बाद नीरज जी से क्लोजिंग कमेंट लूंगी 30 सेकंड का। कौशिक जी जल्दी से। पूर्णिमा, जिस तरह से बात कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि 303 से 375 पहुंच गए हैं क्या? अरे साहब, नीचे आए, इस चीज को स्वीकार क्यों नहीं करते? देश की जनता ने आपको पनिशमेंट देना शुरू कर दिया है। अभी जम्मू कश्मीर की बात हो रही थी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं पूर्णिमा कि एक छोटे से बच्चे के हाथ से मोबाइल आप छीन लेंगी, वो रोने लगेगा। आप कल्पना कीजिए कि सुबह से शाम तक आपके हाथ में से मोबाइल ले लिया जाए तो क्या करेंगी आप? दुनिया से कट जाएंगी आप। एक दिन नहीं जिंदा रह पाएंगी इस मोबाइल के बगैर। जम्मू कश्मीर की जनता को काट दिया गया, पूरे हिंदुस्तान से काट दिया गया, घर से काट दिया गया, परिवार से काट दिया गया, संगीनों के साय में उनको रहने के लिए मजबूर किया गया, वहां के नौजवानों को जेलों में बंद कर दिया गया। ये तरीका सही नहीं था। ठीक है, जल्दी से नीरज। पूर्णिमा जी देखिए, क्योंकि दो प्रदेशों में अब चुनाव ऑलमोस्ट हो चुके हैं, हरियाणा में वोट होने वाला है, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में इस बात पर अटल है कि ये जो 10 साल का अन्याय काल है, इसको खत्म करने के लिए हम लोगों को पूरी ताकत लगानी होगी, और हम वो पूरी ताकत चुनाव में लगा रहे हैं, और उसका परिणाम आपको 8 तारीख को दिखेगा। ठीक है, धनंजय जी 10 सेकंड। देखिए, कांग्रेस में इंदिरा गांधी ने जब सबसे बुरा दिन देखा था तो उनको सीट आई थी 154, और कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई तो सीट आई 99। दूसरा, जो साहब कह रहे थे कि बच्चे के हाथ से मोबाइल छीन लिया जाए और कश्मीर, लेकिन उन कश्मीरी पंडितों पर भी तो बोलिए जो रकीब चलीब कलीब कहके लाखों लोगों को वहां से निकाल दिया गया। चलिए, ठीक है, फिर ये इधर, ठीक है, कश्मीर पंडितों, जब कश्मीरी पंडितों की बात होगी तो फिर सबके मैनिफेस्टो खुलेंगे, सबके मैनिफेस्टो में कश्मीरी पंडितों की वापसी की बात होगी, उनको वापस बसाने की बात होगी, लेकिन जाहिर है कि जो अपने इस वादे को पूरा कर दे और कश्मीरी पंडितों को बसा दे।